अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अक्टूबर की 7 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के 2 जनूबी सूबों हेलमंद और जाबल में पिछले 24 घंटों में तालिबान के 2 अलहदा हमलों में कम से कम 17 अफगान सिक्योरिटी एहलकार मौत का शिकार हो गए हैं। हेलमंद के सूबाई अहदेदारों ने बताया है कि गिरिशक जिले में अफगान फोर्सेस के मुश्तरका अड्डे पर एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 10 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। हेलमंद के गवर्नर के तर्जुमान उमर जव्वाक ने हमले की तस्दीक की है। इसी असना में जनूबी जाबल सूबे में बुध की सुबह काबुल कंधार शाहराह के साथ शहर सना जिले की चौकी पर तालिबान के हमले में 7 अफगान पुलिस एहलकार मौत के मुंह में चले गए। अफगान सदर अशरफ गनी ने दोहा में सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटीज स्टडीज में अपने खिताब में तालिबान से कहा है कि वो आने वाले दिनों में फायरबंदी से खौफजदा न हो। तालिबान के एक साबिक एहलकार सैयद अकबर आगा ने कहा है कि अफगान हुकूमत की तरफ से कैदियों की रिहाई में ताख़ीर से दोनों फरीकों के दरमियान बदएतमादी में इजाफा हुआ है। वो समझते हैं कि दोहा में होने वाले अमन मुज़ाकरात में हायल तात्तुर को दूर करने के लिए सालिस की मदद दरकार है। एक साबिक अफगान जनरल अतीकुल्लाह अमर खेल ने कहा कि अमन अमल पर एतमाद के लिए फायरबंदी भी ज़रूरी है। दोहा में तालिबान ज़राए ने शनाख्त न देने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि गुज़श्ता 6 रोज़ से दोनों फरीकों के राब्ता ग्रुपों में कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन दोनों ग्रुप आपस में राब्ते में हैं। इसी दौरान तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि कौमी मुसालिहत की आला कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला के दौरों से अफगानिस्तान में अमन के लिए खित्ते में इत्तेफाक राय के हुसूल में मदद मिलेगी। अब्दुल्ला गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के दौरे के बाद अब भारत का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी को यकीन दिलाई है कि इस्लामाबाद दहशतगर्दी को पूरी तरह शिकस्त देने के अपने अज़्म पर कायम है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इस बात का भी इरादा किया कि इस मामले को इम्तियाजी अंदाज में हल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम ने यह बात मंगल के रोज़ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खात्मे के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में मुनक़िद होने वाले एक इजलास से खिताब करते हुए कही। पाकिस्तानी सिफारतकार ने इस मौके पर यह भी कहा कि अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे और हाल ही में शुरू होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के नतीजे में अफ़गानिस्तान में क़याम अमन से उनके बकौल खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साजगार माहौल फराहम हो सकता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस का इलाज जारी है। ताहम सदर ने कहा है कि वो अपने डेमोक्रेटिक मद्दे मुकाबिल जो बाइडन के साथ 15 अक्टूबर को दूसरे सदारती मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। दूसरा सदारती मुबाहिसा मियामी में होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से अब तक मुतासिर हैं तो आइंदा हफ्ते शेड्यूल सदारती मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। जो बाइडन ने पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम पर मंगल को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि 15 अक्टूबर को होने वाला दूसरा सदारती मुबाहिसा कोरोना वायरस की सख्त एहतियाती तदाबीर की रोशनी में ही होना चाहिए। ताहम अगर सदर ट्रंप बदस्तूर वबा से मुतासिर हैं तो ये मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वबाई मरज़ ने सदर ट्रंप और व्हाइट हाउस के हुक्काम को मुतासिर किया है, जो एक संजीदा मसला है। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान टिम मार्था से जब जो बाइडन के बयान से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि सदर ट्रंप सेहतमंद हैं और वो मुबाहिसे में शरीक होंगे। उधर अमरीका की फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले समेत दीगर आला अफसरान ने कोरोना वायरस की एहतियात के पेश नज़र खुद को करंतना कर लिया है, जबकि व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर स्टीफन मिलर का टेस्ट मुस्बत आया है। पेंटागन के हुक्काम ने तस्दीक की है कि जनरल मार्क मिले, वाइस चेयरमैन जनरल जॉन हैटन और दीगर आला फौजी अफसरान ने
गुज़श्ता हफ्ते कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट एडमिरल चार्ल्स रे के साथ एक इजलास में शिरकत की थी, जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। महकमा दिफा के हुक्काम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की हिदायत की रोशनी में अस्करी क़यादत ने खुद को करंतना कर लिया है। आलमी वबा से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका पहले, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। इस वक्त अमरीका में कोरोना वायरस के 75 लाख मरीज मौजूद हैं और उससे 2,11,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मुतादिद अमरीकी रियासतों में कोरोना वायरस के दोबारा शिद्दत इख्तियार कर जाने की इत्तलात मिली हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 986 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि 72,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। भारत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 67 लाख से तजावुज़ कर गई है और 1,04,555 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में केसेस में इजाफे के बाद इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में 40% बिस्तर मरीजों से भर गए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के शिकार 12 मरीज फौत हो गए हैं और 600 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,16,000 से ज़्यादा है। अमरीका की फूड एंड ड्रग इंतज़ामिया ने कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त के लिए नए रहनुमा उसूल जारी कर दिए हैं, जिनके तहत दवासाज कंपनियों की तरफ से आखिरी मरहले की जांच के दौरान रज़ाकार मरीजों को इस वैक्सीन की दूसरी और आखिरी खुराक दिए जाने के बाद उनकी कम से कम 2 माह तक निगरानी करना लाजमी करार दिया गया है। इन सख्त हिदायत के बायस इस बात का इम्कान कम है कि मुजव्वज़ा वैक्सीन 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब से कबल फराहम हो सकेगी। आलमी इदारे सेहत के यूरोपियन डिवीज़न के डायरेक्टर डॉक्टर हांस क्लोगे का कहना है कि इलाका कोरोना वायरस के हवाले से फैटीग यानी थकावट का शिकार हो रहा है और मुतादिद ममालिक में इस वायरस ने दोबारा शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर दी है। उनका कहना है कि लोगों ने इस वायरस के हवाले से बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने खित्ते के ममालिक पर जोर दिया है कि वो मरीजों से करीबी राब्ते और उनकी कैफियत के मुशाहिदे की बिना पर इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली इख्तियार करें ताकि इस वायरस का मुकाबला किया जा सके। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ऐसे में चीन के इस्तेहसाल, जबर और करप्शन पर तनकीद की है जब वो मंगल को जापान में मुनक़िदा एशियाई ममालिक के रहनुमाओं के एक आला सतह के इजलास में शरीक थे। अमरीका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और अमरीका इन रहनुमाओं से तवक्को रखता है कि वो चीन के बढ़ते हुए असर व नफूस का मुकाबला करेंगे। सिफारती हलकों में 4 मुल्कों के इस इश्तराक को क्वाड यानी 4 फरीकी इत्तेहाद कहा जाता है। इस इजलास के आगाज़ पर माइक पोम्पियो का कहना था कि क्वाड में शराकतदार होने की हैसियत से हमें अपने लोगों और शराकतदारों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस्तेहसाल, करप्शन और जबर से बचाना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद माइक पोम्पियो को अपना दौरा मुख्तसर करना पड़ा है। इजलास से पहले पोम्पियो ने तीनों वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात भी की। भारत में पहाड़ों के नीचे खुदाई जारी रहने के बाद 9 किलोमीटर लंबी सुरंग की तामीर मुकम्मल कर ली गई है, जिसके बाद लद्दाख जाने का रास्ता बर्फपोश पहाड़ी दर्रों को बाईपास करते हुए 46 किलोमीटर कम हो गया है। लद्दाख में भारतीय और चीनी फौजें एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हैं। अताल कहलाई जाने वाली इस सुरंग के जरिए भारत तेजी के साथ फौजी नफरी और साजो सामान लद्दाख पहुंचा सकेगा, जहां भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सुरंग का इफ्तिताह करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि मुल्क की हिफाजत करने वाली फ़ौजों की ज़रूरियात को पूरा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत की तरफ से चीन के साथ शिमाली सरहदी इलाके में राब्ते के लिए सड़कों पर मुश्तमिल ढांचे की तामीर में उजलत भी चीन के साथ कशीदगी में इजाफे का सबब है। दोनों मुल्कों के दरमियान लद्दाख में ये कशीदगी 6 माह से जारी है। अतल सुरंग की तामीर में कई बरस का अरसा लगा है,
تاہم بھارت اب اس علاقے میں دیگر سڑکوں، پلوں اور جہازوں کے رن وے کی تعمیر میں تیزی کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور سرحد کے پار چینی علاقے میں پہلے سے موجود سڑکوں کے جال اور جہازوں کے رن ویز کے حوالے سے بھارتی علاقے میں موجود فرق کو کم کرنا اور سال کے تمام موسموں کے درمیان لداخ میں فوجی نفری اور فوجی ساز و سامان کی رسائی برقرار رکھنا بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ چین نے لداخ کے علاقے میں بھارت کی طرف سے تیز رفتار تعمیرات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لداخ کے مرکزی علاقے پر بھارت کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین بھارت کی طرف سے متنازع علاقے میں اپنی فوجی کنٹرول کے لیے تعمیرات کی شدید مخالفت کرتا ہے، تاہم بھارت کا کہنا ہے کہ وہ یہ تعمیرات بھارتی علاقے کے اندر کر رہا ہے۔ اتر پردیش نے ایک ملیالم نیوز پورٹل کے لیے دہلی سے کام کرنے والے ایک صحافی اور مزید ترین افراد کو دہلی سے اتر پردیش کے ہاتھ رس جاتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ان پر کیرالہ کی ایک تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق رکھنے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ ریاستی حکومت مذکورہ تنظیم پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے۔ پولیس نے ان چاروں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے ایک سخت قانون UAPA اور غداری کے الزامات کے تحت FIR درج کر لی ہے۔ پریس کلب آف انڈیا سمیت صحافیوں کی متعدد تنظیموں نے اس گرفتاری کی مذمت کی ہے اور صحافی کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رواں سال طبیعیات کا نوبیل انعام مشترکہ طور پر برطانیہ، جرمنی اور امریکہ کے سائنسدانوں کو دیا گیا ہے، جنہوں نے بلیک ہولز سے متعلق تحقیق کے دوران اہم انکشاف کیے تھے۔ ان سائنسدانوں میں برطانیہ کے راجر پیزوس، جرمنی کے رینہارڈ گینزل اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی خاتون سائنسدان اینڈریا گیز شامل ہیں۔ نوبیل ایوارڈ دینے والے ادارے رائل سویڈش اکیڈمی کا کہنا ہے کہ انعام تینوں ماہرین کو بلیک ہولز سے متعلق ان کی غیر معمولی دریافت کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے۔ پیزوس برطانیہ کی یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں پروفیسر ہیں۔ وہ ریاضی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ بلیک ہولز آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ نوبیل انعام کی کل رقم لگ بھگ 11 لاکھ امریکی ڈالر کی آدھی رقم راجر پیزوس کو دی جائے گی۔ انعام کی باقی آدھی رقم رینہارڈ گینزل اور اینڈریا گینز میں تقسیم ہوگی۔ رینہارڈ گینزل میکس پلانک انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، جبکہ اینڈریا گیز یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلیس سے وابستہ ہیں۔ یہ دونوں سائنسدان اس امر کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ ایک پوشیدہ اور انتہائی بھاری شے ہماری کہکشاں کے مرکز میں ستاروں کے مدار میں موجود ہے۔ نوبیل ایوارڈز کی تقسیم کی تقریب الفریڈ نوبیل کی برسی کے دن یعنی 10 دسمبر کو اسٹاک ہوم میں ہوتی ہے، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے رواں سال یہ تقریب بھی غیر روایتی انداز میں ہوگی، جو ٹی وی پر نشر کی جائے گی، جبکہ انعام یافتہ افراد کو ایوارڈز ان کے گھروں پر دیا جائے گا۔ ایپل نے منگل کے روز اپنے باضابطہ اعلان میں کہا ہے کہ اس کا نیا آئی فون 12 13 اکتوبر کو متعارف کروایا جائے گا۔ ایپل کی یہ تعارفی تقریب ورچوئل ہوگی، جسے ایپل پارک سے براہ راست ایپل کی ویب سائٹ پر نشر کیا جائے گا۔ ایپل اس تقریب کو ہائی اسپیڈ کے عنوان کے ساتھ متعارف کروا رہا ہے۔ تمام سے لے کر اب تک یہ ایپل کی جانب سے منعقد کی جانے والی دوسری تقریب ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔